गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी रेखा मैम ज्योग्राफी में आपको लेसन 11 आपदा एवं प्रबंधन पढ़ा रही थी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपदा किसे कहते हैं, आपदा के प्रकार, भूकंप एवं सुनामी के विषय में पढ़ाया था। आज उससे आगे हम भूस्खलन के बारे में पढ़ेंगे। भूस्खलन ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में घटनाएं घटती हैं। पहाड़ या चट्टान का एक बहुत बड़ा टुकड़ा टूटकर नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण गिरने लगता है, जिससे काफ़ी धन और जन की हानि होती है, जिसे हम भूस्खलन कहते हैं। जैसे कि आपकी बुक में दिया है, यह आपदा सामान्यतः पर्वतीय स्थानों पर आती है। प्राकृतिक या मानवीय कारणों से जब मिट्टी में व टूटी फूटी चट्टानें बड़े ढालों के सहारे तेजी से नीचे सरकती हुई गिरती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं। ये प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादातर होती हैं। पर्वत या चट्टानों का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जो है टूटकर नीचे ढलान के रूप में गिरता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, जिससे नीचे काफ़ी जन और धन की हानि होती है। इससे पर्वत की तलहटी में बसी मानव बस्तियों में जन धन की अपार हानि होती है। पूरे के पूरे गांव मलबे में दब जाते हैं। भूस्खलन से पहाड़ी रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में भूस्खलन की संभावना अधिक हो जाती है, यानी वर्षा ऋतु जब आती है उन दिनों में भूस्खलन की स्थिति अधिक हो जाती है। बस्तियां और जीव जंतु इसमें दब जाते हैं, खेत के खेत नष्ट हो जाते हैं, और किसी कारण से अगर ये भूस्खलन का बहुत बड़ा टुकड़ा किसी नदी में गिर जाता है तो नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। भूस्खलन के कारण क्या है? भौतिक, रासायनिक, मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप चट्टानें टूटती फूटती रहती हैं। चट्टानों का ये मलबा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण नीचे की ओर सरक कर गिरता है। जैसे कि हमने ऊपर बताया था कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये चट्टान का एक बहुत बड़ा टुकड़ा नीचे की ओर ढलान की ओर गिरने लगता है। और ये चट्टानों का टूटना कई कारणों से होता है, जिसमें आपके भौतिक कारण है, रासायनिक कारण है, मानवीय कारणों के कारण भी ये चट्टानों के टुकड़े गिरकर नीचे की ओर आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ज्वालामुखी विस्फोट। जब पृथ्वी के अंदर का गर्म मैग्मा धरातल के कमजोर भाग को तोड़कर बाहर निकलता है तो इसे ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी आज भी अंदर से गर्म है। पृथ्वी के अंदर आज भी मैग्मा, विभिन्न प्रकार की गैस पदार्थ हैं, और जब किसी कारणों से ये मैग्मा धरातल के कमजोर भाग से बाहर की ओर आता है तो धमाके के साथ विस्फोट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। इस प्रक्रिया में मैग्मा के साथ जलवाष्प, गैसें, धुआं आदि भी निकलता है। इस आपदा में निकलने वाला मैग्मा बड़ी दूर तक चारों ओर पृथ्वी की सतह पर लावा के रूप में फैल जाता है। जब ये मैग्मा धमाके के साथ निकलता है तो ये मैग्मा तरल पदार्थ होता है, तो काफ़ी स्पीड के साथ ये उस धमाके के आसपास फैल जाता है, और गर्म होने के कारण उस आसपास के जीव जंतु, वनस्पतियाँ, खेत, मानव जल जाते हैं उसमें, और जो भी इसके संपर्क में आता है वो क्या होता है, विनाश की ओर चला जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट का कारण क्या है? भूगर्भिक हलचलों के कारण जब मैग्मा जलवाष्प और शक्तिशाली गैसों के साथ ऊपर की ओर उठता है तो धरातल के कमजोर भाग को तोड़कर बाहर निकलता है। इसको साधारणतः आप अपने उस उदाहरण से समझ सकते हैं कि हर एक घर में कुकर होता है। जब आप कुकर में दाल या अन्य चीज़ चढ़ाते हैं तो इसमें वाष्प बनती है, और जब ये वाष्प गैस अधिक हो जाती है कुकर के अंदर तो ये कुकर का जो कमज़ोर पदार्थ होता है, यानी जो सीटी लगी होती है, छेद होता है, उस छेद से ये गैस आवाज़ के साथ बाहर की ओर निकलती है। उसी तरह ज्वालामुखी विस्फोट भी होता है। अब अगला आपका आता है चक्रवात। कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर घुमावदार हवाओं को की तेज आंधी को चक्रवात कहते हैं। यह आपदा स्थलीय एवं समुद्री दोनों स्थानों पर आती है। चक्रवात स्थल और समुद्र दोनों में आती हैं। वायुमंडलीय दबाव के कारण जब गर्म और ठंडी हवाएं आपस में मिलती हैं तो चक्रवात, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होती है। उत्तरी गोलार्ध में इन हवाओं के चलने की दिशा घड़ी की सुइयों में के प्रतिकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध के अनुकूल होती हैं। ये हवाएं इतनी तेज होती हैं कि अपने संपर्क में आने वाली सभी वस्तुओं और जीवों को उड़ाकर ले जाती हैं। ये हवाएं प्रभावित क्षेत्र में बिजली कड़कड़ाने के साथ साथ मूसलाधार बारिश भी करती हैं। तेज आंधी और मूसलाधार वर्षा का
सम्मिलित प्रभाव प्रभावित क्षेत्रों में अपार जनधन की हानि करता है। जब चक्रवात आते हैं तो इससे काफ़ी जनधन की हानि होती है, क्योंकि तेज आंधियाँ चलती हैं, अत्यधिक घनघोर वर्षा होती है, जिससे काफ़ी जन और धन की आंधी आती है, और इस चक्रवात की चपेट में जो भी आता है वो विनाश की ओर चला जाता है। इसीलिए चक्रवात को विनाशकारी कहते हैं। चक्रवात आने का कारण क्या है? समुद्र में सूर्य की गर्मी से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और अपने पीछे कम वायुदाब का क्षेत्र बना देती है। ऊपर उठी गर्म हवा ऊपर की नमी से संघनित होकर बादलों का निर्माण करती है। यानी समुद्र में सूर्य की गर्मी से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और अपने पीछे जो है कम वायुदाब का क्षेत्र बना देती है। ऊपर उठी गर्म हवा ऊपर की नमी से, क्योंकि वायुमंडल में नमी है यानी ठंडा है, जिसके कारण गर्म और ठंडी हवाएं आपस में क्या होती हैं, मिल जाती हैं एक तरह से। रिक्त स्थान को भरने के लिए नम हवाएं तेजी के साथ नीचे जाकर ऊपर आती हैं। यानी वही चीज़ हमने बताया कि गर्म हवाएं क्या होती है, ठंडी होती हैं, ऊपर की ओर उठती है, और ठंडी हवाएं भारी होती हैं तो नीचे की ओर आती हैं और उस स्थान को ग्रहण करने की कोशिश करती हैं। फलस्वरूप ये हवाएं बहुत ही तेजी के साथ उस क्षेत्र के चारों ओर घूमकर घने बादलों और बिजली के कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा करती है, और ये सब होता है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। नेक्स्ट आपका आता है आकाशीय बिजली गिरना। आकाश में चमकने वाली बिजली जब चालक की तलाश में पृथ्वी पर आती है तो इसे आकाशीय बिजली गिरना कहते हैं। इस बिजली में सूर्य की बाहरी सतह से अधिक ऊष्मा होती है। इसके गिरने पर संपर्क में आने वाले मनुष्य व जानवरों की मृत्यु तक हो जाती है। फसलों व जंगलों में आग लग जाती है। यानी आकाशीय बिजली जब गिरती है तो इसके संपर्क या जहाँ ये गिरती है तो आसपास जो भी होता है वो क्या है, मृत्यु में चला जाता है, वो चाहे इंसान हो या जानवर हो। आकाशीय बिजली गिरने का कारण आसमान में विपरीत आवेश आने वाले बादलों के आपस में टकराने पर होने वाले घर्षण से बिजली उत्पन्न होती है। इस बिजली को आकाश में किसी तरह का चालक नहीं मिलता है। पृथ्वी पर बिजली के चालक की उपलब्धता होने से ये पृथ्वी पर गिरती है। अर्थात आसमान में विपरीत आवेश वाले बादलों के आपस में टकराने के कारण आवाज उत्पन्न होती है, और जब उसे कोई चालक नहीं मिलता है तो वह पृथ्वी पर गिरने की कोशिश करती है। नेक्स्ट आपका आता है बादल फटना। बादल फटना भी एक प्राकृतिक आपदा ही है। सीमित समय और सीमित क्षेत्र में गरज और बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होने को बादल फटना कहते हैं। बादल फटने पर उस क्षेत्र विशेष में 1 घंटे में 100 मिलीलीटर या उससे अधिक वर्षा होती है। ये भी ज़्यादातर बादल फटना जो है आपके पहाड़ी क्षेत्रों में ही घटना घटती है। बादल फटने की घटनाएं अधिकांशतः पर्वतीय क्षेत्रों में ही होती हैं। बादल फटने पर उस क्षेत्र में आकस्मिक बाढ़, भूस्खलन व तीव्र मृदा अपरदन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण धन जन की हानि होती है। यानी जब बादल फटता है तो एक समय में एक ही जगह पर लगभग 100 मिलीलीटर की लगभग वर्षा अत्यंत तेज गति से हो जाती है, जिससे काफ़ी जन और धन की हानि होती है। बादल फटने का कारण पर्वतीय अवरोधों के कारण जब कभी अधिक नमी युक्त वायु तेजी से ऊपर उठती है और सघन बादलों का निर्माण करती है तो भारी वर्षा या बादल फटने की घटना होती है। यानी जब पर्वतीय अवरोधों के कारण जब कभी नमी युक्त वायु तेजी से ऊपर उठती है और उठनी पाती बादलों से टकरा जाती है तो टकराने के फलस्वरूप ये बादल फट जाते हैं और उस क्षेत्र में अत्यधिक घनघोर वर्षा करते हैं। अब आता है आपका बाढ़ और सूखा। इसमें सबसे पहले आपका आता है बाढ़। बाढ़ जब नदी का पानी उसके किनारों के ऊपर से प्रवाहित होकर निकटवर्ती क्षेत्रों में चला जाता है अथवा भारी वर्षा या किसी अन्य से स्थलीय भागों में जलमग्न रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। अत्यधिक वर्षा, भारत क्या है, एक मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है और यहाँ मानसूनी वर्षा होने के कारण किसी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा, किसी क्षेत्र में सूखे की स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है तो नदी अपने तट क्षेत्र को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में या प्रवेश कर जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। एक बहुत बड़ा भाग क्षेत्र जो है वो जलमग्न हो जाता है और जिससे काफ़ी जन और धन की हानि होती है। बाढ़ आने का कारण अत्यधिक वर्षा, नदियों के घुमावदार मार्ग, जंगलों के कटाव आदि के कारण बाढ़ आती है। जस्ट इसके विपरीत आपका सूखा आता है। बाढ़ में एक बहुत बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, जबकि सूखे में एक बहुत बड़ा क्षेत्र सूखे की स्थिति यानी बिना पानी के हो जाता है। जब किसी क्षेत्र में अधिक समय तक कई महीने या वर्षा कम होती है या नहीं होती है तो इस आपदा को सूखा कहते हैं। यह अत्यंत घातक
प्राकृतिक आपदा इसमें फसलें, पौधे, पालतू पशु एवं अन्य जीव जंतुओं के अस्तित्व के लिए आवश्यक जल एवं भोजन की कमी हो जाती है, जिससे इनके जीवन पर गंभीर संकट उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि जल ही जीवन है, ये आप सभी जानते हैं। हमारे लिए या जानवरों के लिए या पौधों के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है, और जब वो पानी की कमी हो जाती है तो वो स्थिति सूखे की स्थिति बन जाती है और लोगों की मृत्यु का कारण भी बन जाती है। सूखा का कारण क्या है? वर्षा में कमी होने के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी जब किसी क्षेत्र में कई वर्षों तक, कई समय तक वर्षा नहीं होती है तो वहाँ सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आज के लिए इतना ही। ये थी आपकी सब प्राकृतिक घटनाएं जो प्रकृति द्वारा हमारे ऊपर उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे मानवकृत आपदाएं। बाय बच्चों।